और कवर स्टोरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना के केसेस से जुड़ी खबरों से। साथ ही साथ दिल्ली का हाल भी बताएंगे। मुंबई और दिल्ली दोनों दरअसल कोरोना की जबरदस्त मार झेल रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ यहां कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर आज 5,500 के आसपास केसेस सामने आए हैं। इसी के साथ यहां पॉजिटिविटी रेट भी लगभग 8.5% यानी कि 8% को पार कर गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। सैटरडे और संडे को अब रहेगा कोविड कर्फ्यू दिल्ली में। वीकेंड कर्फ्यू में केवल जरूरी सेवाओं की मंजूरी रहेगी। दफ्तर में केवल 50% स्टाफ के साथ काम होगा। वहीं सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था कर दी गई है। अब आए अगर मुंबई, तो यहां पर आंकड़े थोड़ा चिंता बढ़ाते हुए। मुंबई की बात करें तो आज 10,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का यह कहना है कि अगर मामलों की जो रफ्तार है वो इसी तरह से बढ़ती रही और हालात बदतर हुए तो मजबूरन सख्तियां बढ़ाई जा सकती हैं। 24 घंटे में कोविड के 10,860 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मेरी संवाददाता एकता सूर्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एकता, मुंबई का क्या हाल है फिलहाल? एक्टिव केसेस हम देख रहे हैं अब बिल्कुल 50,000 के आसपास आने वाले हैं। बड़ी कामयाबी हासिल की थी हम लोगों ने इन एक्टिव केसेस को सीमित करने में, लेकिन अब केसेस भी बढ़ रहे हैं, एक्टिव केसेस भी बढ़ रहे हैं। क्या हाल है मुंबई का? जी बिल्कुल दीपक, अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो मुंबई में 10,860 केस देखने को मिले। सोमवार की बात करें तो 8,000 से ज्यादा केसेस थे। तो सोमवार और मंगलवार के बीच 34% का हमने उछाल देखा है। और अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो ये 47,000 से ज्यादा है। चिंता का विषय जरूर है क्योंकि 20 दिसंबर के आसपास ही सिर्फ 191 केसेस रिकॉर्ड हुए थे। अब 2 हफ्तों के भीतर ही हमने 10,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। तो चिंता की बात तो है ही। इस वजह से कई जो है ऑफिसेस हैं उन्होंने भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। सरकारी दफ्तरों में भी यही सलाह दी जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल सबको एक तरह से अपनाने की अपील भी की जा रही है और खुद की सेफ्टी के लिए भी है। इसके अलावा सरकार ने भी कड़े तौर पर कह दिया है, बीएमसी ने भी कह दिया है कि अगर आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो जो पाबंदियां हैं, जो सख्तियां हैं वो और लेकर आई जा सकती हैं। दीपक बिल्कुल, और कुछ चिंताजनक आंकड़े जो हैं वो डबलिंग रेट को लेकर भी हैं। कल भी हमने चर्चा कर रहे थे इस पे कि 30 दिसंबर के आसपास 500 से ज़्यादा दिनों का डबलिंग रेट था। अब वो घट के 110 दिन आ गया है। तो लगातार, और रिकवरी रेट भी आप देखिए 92% है आज का जो रिकॉर्ड किया गया रिकवरी रेट, और ये नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। तो हर मोर्चे पर थोड़ी चिंताएं बढ़ती हुई। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि उनकी तैयारियां पुख्ता हैं। जो कोविड केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड आ रहे हैं, ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत इतनी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप डेटा देखेंगे मुंबई में पिछले 5 दिनों का अगर आप डेटा देखेंगे तो 14-15% हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ा है। तो ये कहीं सख्तियां बढ़ाने की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है। एकता, फिलहाल 10 दिनों की अगर हम बात करें, जो टोटल केसेस आपने जो टैली करके बताया भी कंपेयर करके, वो थोड़ा सा चिंताएं बढ़ा रहे हैं। ये चिंता क्या सरकार के स्तर पर भी है, और क्या सख्तियां बढ़ाने की ओर कोई इशारा सरकार की तरफ से हुआ है अगर ये ट्रैजेक्टरी यूं ही जारी रही? जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से कोविड का जो ग्राफ है दिन ब दिन मुंबई में ऊपर जा रहा है, उसे देखते हुए सरकार भी सख्तियां लेकर आना चाहती है। लेकिन उससे पहले लोगों को अभी तक यही आगाह किया जा रहा है कि अपनी सेफ्टी आपके खुद में हाथ में है। कोविड प्रोटोकॉल को अपना लीजिए। अभी हमने हाल ही में देखा कि बीएमसी ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की जिनकी क्लासेस होती है उनको लेकर बाकी सब 1 से लेकर 9वीं तक और उसके बाद 11th स्टैंडर्ड की क्लासेस भी ऑनलाइन कर दी है। इसके अलावा सुबह मेयर का भी बयान आया किशोरी पेडनेकर जी का कि अगर 20,000 का आंकड़ा पार करता है तो सख्तियां और बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। इसको लेकर पहले ही एक तरह से चेतावनी दी जा रही है। बिल्डिंग्स जो होना है वो सील होना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो भी एस्टैब्लिशमेंट है अगर वो कोविड प्रोटोकॉल, कोविड नियमों का पालन नहीं करती तो उसे भी 2 से 3 महीनों के लिए सील किया जा सकता है। तो एक तरह से सरकार आगाह दिन ब दिन करती जा रही है। अभी लोगों के हाथ में है कि कितनी वो कोविड प्रोटोकॉल, कितनी सेफ्टी
अपनाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जो है उसको लेकर बहुत लापरवाही हो रही है। उसका फाइन जो है वो हमने देखा पुणे में 500 रुपए कर दिया गया है। उसका फाइन बढ़ाने की भी बातें हुई जा रही है कि 200 रुपया फाइन मुंबई में है, अगर लोगों ने नहीं माना तो वो फाइन बढ़ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार आए दिन आगाह कर रही है और लोगों को यही चेतावनी दी जा रही है कि अगर कड़ी पाबंदियों से आपको बचना है तो आपको कोविड प्रोटोकॉल ही बचा सकता है। दीपक, बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन तो करना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एकता। लेकिन थोड़ा सा और मुंबई की तस्वीर को थोड़ा और बारीक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 10,860 जो केसेस आए हैं उसमें अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स देखेंगे, ये मुंबई की मैं बात कर रहा हूं, तो 10,860 में से शायद आपको थोड़ा सा राहत दे ये आंकड़ा 9,665 है, यानी कि लगभग 90% जो आंकड़ा है आज का वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का है। अच्छा, अब इसमें से भी अगर आप देखेंगे कि आज कितने लोग 10,860 में से हॉस्पिटलाइज हुए हैं, तो इनमें से हॉस्पिटलाइजेशन की जो नौबत आई है वो 834 लोगों की आई है। आंकड़ा थोड़ा कम है, लेकिन एक भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो खतरा तो बना रहता है, लेकिन फिर भी आप इसको जिस भी रूप में देखें। लेकिन एक जो अहम चीज है और जिसको सरकार भी बार बार कह रही है कि ये जो नया वेरिएंट आया है या जो कोरोना की ये जो एक तरह से लहर इसे कह सकते हैं आप, जो सर्ज हुआ है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है और हॉस्पिटलाइज्ड लोगों में भी ऑक्सीजन सपोर्ट पे जो जाने की नौबत आ रही है वो और कम है। अब आप देखिए मुंबई का मैं आंकड़ा दे रहा हूं 10,860 का आंकड़ा, उसमें से जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे जो लोगों को रखने की नौबत आई है वो है मात्र 52% का, माफ कीजिएगा 52 लोगों का। तो 10,800 टोटल केसेस, उसमें से 52 लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन देने की नौबत आई है। इसके अलावा अगर आप जो रिकवर्ड हुए हैं केसेस पिछले 24 घंटे में वो 654 हैं, यानी कि 654 लोग ठीक होकर घर भी गए हैं। हालांकि जो जितने लोग आ रहे हैं कोविड पॉजिटिव और जितने लोग रिकवर हो रहे हैं उसमें अभी भी एक बहुत बड़ा फासला है, लेकिन ये फासला धीरे धीरे हमें कम करना होगा, उम्मीद यही की जा सकती है। कुल मिला के लगभग 50,000 केसेस 50,000 टेस्ट जो है मुंबई में वो रोज हो रहे हैं। हमने आपको बीते 3-4 दिनों के आंकड़े भी बताए हैं, 50,000 के आसपास रोज टेस्ट हो रहे हैं 50,000, और उसमें से आज 10,000 11,000 के आसपास टोटल जो केसेस आए हैं। अच्छा, एकता जिसकी बात कर रही थी कि क्या वाकई में अब सख्तियां बढ़ाई जा सकेंगी, क्या बिल्डिंग्स को सील करने का सिलसिला शुरू होगा मुंबई में? जी हाँ, ये सिलसिला शुरू हो चुका है और एक्टिव सील्ड जो बिल्डिंग्स हैं मुंबई में वो 389 हैं, 389। एक और सवाल आप लोगों का होगा कि क्या पहले की तरह कंटेनमेंट जोन्स भी होंगे? तो आपको बता दें कंटेनमेंट जोन तो काफ़ी दिनों से चले आ रहे हैं। स्लम्स और जो चॉल्स के जो इलाके हैं उनमें जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं एहतियात के तौर पर वो पूरी मुंबई में 16 हैं। तो ये हमने आपको पूरा खाका बता दिया मुंबई में आज किस तरह से केसेस सामने आए हैं, और 20,000 का आंकड़ा अगर आज के बाद कोविड केसेस का मुंबई में क्रॉस होता है तो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, बीएमसी का कहना है कि सख्तियां बढ़ाई जा सकती हैं। और दिल्ली मुंबई ही नहीं, देश में भी कोरोना के मामलों की जो बढ़ती रफ्तार है उसने टेंशन बढ़ाई है। बीते दिन देश में ओमिक्रॉन के 200 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, सिर्फ ओमिक्रॉन की हम बात कर रहे हैं, और इसी के साथ ओमिक्रॉन के संक्रमित जो हैं उनका आंकड़ा अब 1900 के पार पहुंच गया। लगभग 2,000 ओमिक्रॉन के संक्रमित देश में हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि लगभग 800 लोग ठीक भी हुए हैं। कहा यही जा रहा है ओमिक्रॉन के बारे में कि बड़ी तेजी से फैल तो रहा है, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही तेजी से हो रही है। 2 से 3 दिन में ओमिक्रॉन के लक्षण ठीक हो जा रहे हैं और उसके बाद लोगों को छुट्टी भी दे दी जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि लोग लापरवाही करें, क्योंकि संक्रमितों की जो संख्या बढ़ रही है, खतरा भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते कि किसका शरीर ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ क्या किस तरह का रिएक्ट करेगा, इसलिए एहतियात जरूरी है। ओमिक्रॉन की वजह से देश में मामले भी बढ़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है 24 घंटे में देश भर में 37,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। एक हफ्ते पहले जहां कोरोना के रोजाना 6 से 7,000 केसेस आ रहे थे, अब यही 6 गुना ज्यादा हो गए, 37,000 से ज्यादा। तो ये अब आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम अपनी आप सतर्क रहकर क्या कोविड को, इस सर्ज को रोक सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम देश की बात करें और देश की आंकड़े हमने सामने रखे आपके,
लेकिन देश के साथ साथ अगर हम दुनिया की तस्वीर देखें तो दुनिया में कोरोना का साया बढ़ने लगा है। यूरोपीय देश हो, अमेरिका हो या चीन हो, दुनिया के लगभग सभी देशों में कोरोना के मामलों में उछाल नजर आ रहा है। कोरोना के चलते सबसे ज्यादा बुरा हाल अमेरिका का है। 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं और दुनिया भर में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद कोरोना केसेस में ये लगातार उछाल का सिलसिला पूरी दुनिया में जारी है। करीब 2 साल से दुनिया कोरोना की जकड़ में फंसी हुई है। कोरोना का एक वेरिएंट थोड़ा ठंडा पड़ता है तो दूसरा परेशानियां बढ़ा देता है। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया ओमिक्रॉन वेरिएंट से जूझ रही है। इस वेरिएंट के चलते दुनिया भर में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। कोरोना के नए मामलों ने अमेरिका में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ सोमवार को 10 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए। अब तक दुनिया के किसी भी देश में एक दिन के अंदर इतने ज्यादा केस नहीं आए थे। यहाँ महज 4 दिनों के भीतर संक्रमण 2 गुना हो गया है। दूसरे देशों की बात करें तो ब्रिटेन में सोमवार को 1,87,000 नए कोरोना केस आए। वहीं स्पेन में 30 दिसंबर से सोमवार तक वायरस के 3,72,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। फ्रांस में 67,000 तो जर्मनी में 50,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस आए। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में बीते दिन 23,000 से ज्यादा केस मिले हैं। यहाँ रिकॉर्ड हॉस्पिटलाइजेशन भी दर्ज किया गया है। फिजी में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि हुई है और इजराइल सरकार ने आशंका जताई है कि यहाँ हर हफ्ते 50,000 केस आ सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कई देशों में पाबंदियों का दौर जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बिना वैक्सीनेशन के एंट्री पर बैन लगा दिया है। इस बैन में खिलाड़ी भी शामिल हैं। वहीं फ्रांस में रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों पर वैक्सीन पास या सर्टिफिकेट के बिना एंट्री बंद करने की तैयारी है। चिली सरकार अब हाई रिस्क वाले लोगों को फरवरी से 4था डोज लगाएगी। हालांकि जर्मनी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना का एक नया वेरिएंट IHU भी सामने आया है। फ्रांस में 10 दिसंबर को IHU वेरिएंट का पहला केस मिला था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वेरिएंट में 46 म्यूटेशन हैं। फ्रांस में इसके 12 मामले मिले थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वेरिएंट अभी दुनिया के दूसरे देशों में नहीं पाया गया है और साथ ही WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित नहीं किया है। दुनिया भर में भले ही कोरोना के मामलों में तेजी नजर आ रही हो, लेकिन WHO को विश्वास है कि इस साल दुनिया से कोविड का अंत हो जाएगा, बशर्ते दुनिया का हर देश वैक्सीन साझा करे और साथ मिलकर काम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, वाकई उम्मीद तो यही है कि 2022 कोरोना का आखिरी दौर, आखिरी साल साबित हो। लेकिन सवाल ये है कि 2022 में कब तक। बहुत सारे लक्षण ऐसे सामने आ रहे हैं कि आम लोग फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये सर्दी जुकाम है, कोरोना है, कोरोना का भी कौन सा, डेल्टा है या ओमिक्रॉन है। अब ठंडी का मौसम है, सर्दी जुकाम जैसी दिक्कतें होना आम है, लेकिन आपको जुकाम जो हो रहा है कहीं वो ओमिक्रॉन तो नहीं या डेल्टा तो नहीं। अब खुद से ये सवाल पूछने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब हमें स्वीकार करना होगा कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, हमने आपको जो ट्रेजेक्टरी बताई है, और खास तौर से दिल्ली और मुंबई में ट्रिगर यहीं से होता है हर बार। देखिए, तीनों की तीनों वेव्स, अगर हम इसको थर्ड वेव की शुरुआत माने तो आप देखेंगे कि मुंबई, दिल्ली, इन जैसे इलाकों में अचानक से सर्ज होने लगता है। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। हालांकि हम अभी भी कह रहे हैं कि पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद थोड़े से कुछ आत्ममंथन करने की आवश्यकता भी है। और इसी में यह है कि लक्षणों को पहचानें, हल्के में ना लें। इन बढ़ते मामलों से खुद को बचाने के लिए आपको डरने की नहीं, अलर्ट रहने की जरूरत है। और अलर्ट रहने के लिए आपको जरूर पता होना चाहिए कि ओमिक्रॉन, डेल्टा, सामान्य फ्लू, इन तीनों में अंतर क्या है। रिपोर्ट देखिए, सतर्क रहिए और लक्षणों को समझिए। इसके बाद इस पर थोड़ी चर्चा भी करेंगे। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले काफी अलग है। ये दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में न सिर्फ कम घातक है, बल्कि इसके लक्षण भी काफी ज्यादा अलग हैं। हालांकि अभी भी ओमिक्रॉन को लेकर अध्ययन जारी है और आए दिन इसको लेकर नई नई जानकारियों के बारे में पता चल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर लक्षणों की बात करें तो अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट CDC के मुताबिक ओमिक्रॉन के ज्यादातर लक्षण आम फ्लू की तरह ही हैं। CDC के मुताबिक ओमिक्रॉन के प्रमुख लक्षणों में खांसी, सीने में जकड़न, थकान, सिर दर्द, गले में खराश, नाक बहना और लगातार छींक आना शामिल है।
इसके अलावा बॉडी पेन और रात में ज्यादा पसीना आना भी इसके लक्षण हैं। ब्रिटेन के ZOE कोविड स्टडी ऐप के प्रोफेसर टिम स्पेक्टर कहते हैं कि ओमिक्रॉन से संक्रमित ज्यादातर लोगों में आम कोविड लक्षण नहीं दिखते। उन्होंने बताया कि बुखार आना, खांसी और सुगंध नहीं आना भी ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं। टिम स्पेक्टर ने कहा है कि अगर आप में भी ये लक्षण नजर आए तो टेस्ट जरूर करवा लें। अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने कहा है कि इन लक्षणों के अलावा अगर आपकी त्वचा का रंग बदलता है, वो भूरी या नीली पड़ने लगती है, या फिर आपके होंठ और नाखूनों का रंग बदलने लगता है, तो ये खून में कम ऑक्सीजन होने के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में आपको अलर्ट होने की जरूरत है। CDC ने कहा है कि अगर ये लक्षण आप में नजर आए तो ये वार्निंग साइन हो सकते हैं। इन लक्षणों के साथ ही सांस लेने में दिक्कत, छाती में लगातार दर्द, जागे रहने में दिक्कत आए तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से राय मशविरा कर लेना चाहिए। वैक्सीनेटेड लोगों में भी ओमिक्रॉन का खतरा बरकरार है। वैक्सीनेटेड लोगों में अगर गले में खराश, सिर दर्द और जी मचलने की शिकायत होती है तो ये अलार्मिंग हो सकता है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के अन्य लक्षणों पर भी नजर रखें, क्योंकि अगर ये लक्षण दिखे तो वक्त रहते टेस्टिंग करना ही समझदारी है। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि ओमिक्रॉन के लक्षणों में उल्टी आना और भूख ना लगना भी शामिल है। क्योंकि ओमिक्रॉन के लक्षण काफी हद तक आम फ्लू की तरह ही हैं, इसलिए कोई भी लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाएं और रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट जरूर कर लें। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन भले ही कम घातक हो, लेकिन ये तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कोई भी लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं और नेगेटिव रिपोर्ट आने तक दूसरों से खुद को दूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर और जसलोक हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर ओम श्रीवास्तव। डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हम सर लक्षणों की बात कर रहे हैं। काफ़ी भ्रांतियां हैं लक्षणों को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों में तो लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि पुराने ही जो ओमिक्रॉन के जो पुराने माफ़ कीजिएगा, जो कोरोना या डेल्टा के जो पुराने लक्षण हैं वही आ रहे हैं। फ़र्क कैसे करें सर? आम सर्दी जुकाम है, सामान्य फ्लू है या कोरोना है, ये फर्क कैसे करें सर? जी, जो सवाल आप पूछ रहे हैं बहुत अहम है। आपके लक्षण को लेकर के आप ये फर्क नहीं कर पाएंगे कि आपको कोविड-19 हुआ है, ओमिक्रॉन हुआ है या और कोई वेरिएशन है डेल्टा का, ये आपको हुआ है। जिससे जैसे आपने खुद ही बताया है कि इसमें टेस्ट करने की सबसे जल्दी से जल्दी आपको ज़रूरत है। उसके किए बगैर आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आपको जो इन्फेक्शन है, क्योंकि ये जो वायरस है ये एक ही फैमिली से आता है। इसमें आपको जो इन्फ्लुएंजा है या जो आपको कोविड-19 है या ओमिक्रॉन है, उनके लक्षण करीब करीब एक जैसे हैं। इसमें रुकने में कोई फ़ायदा नहीं है, अलबत्ता रुकने में नुकसान ही है। तो इस वजह से आपको जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट करा लेना चाहिए और जहाँ तक हो सके जब तक टेस्ट आए तब तक आपको अपना आइसोलेशन अगर आप कर सकते हैं अपने ही घर में तो आपको कर लेना चाहिए। और अगर आपकी तबीयत और ख़राब हो रही हो तो आपको सबसे करीब के या तो आपके संपर्क में जो डॉक्टर हैं उनके पास या सबसे करीब के अस्पताल में जा कर के वहाँ से आपको अपने इलाज को शुरू कर देना चाहिए। डॉक्टर श्रीवास्तव, हमारे बहुत परिचित लोग हैं जो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, सभी लोग हम अपने आसपास भी देखते हैं। सबका सवाल यही है, और ये सवाल नहीं है सर, बल्कि मैं तो कहूँगा ये एक्सक्यूज़ देते हैं लोग। आप उनको कहिए कि आपको लक्षण हैं, कहीं आप प्लीज़ टेस्ट तो करवा लीजिए, तो लोग ये कहने लगते हैं कि नहीं, ये तो सामान्य फ्लू है, सर्दी जुकाम है, ठंड में हो जाता है, तो छोड़िए। अब दिक्कत ये है कि हम लोग तो बार बार कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि प्लीज़ टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको सर्दी जुकाम ही है। अच्छा, बहुत अच्छा होगा अगर उनको सर्दी जुकाम ही हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उनको कोविड है, कोरोना है, कोई भी वेरिएंट है और वो स्प्रेडर बन रहे हैं, तो ये चिंता की बात है। तो ऐसे लोगों को समझाएं कैसे कि प्लीज आप जाकर टेस्ट करा लीजिए? आपकी बात नहीं है, ये दूसरों की सुरक्षा की भी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो आपने अभी बताया है, इसमें देखिए सिवाय इसके कि आप इन लोगों से बार बार बात कीजिए, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। क्योंकि अगर जो आप खुद नहीं समझेंगे या आपका अपना विवेक आपको ये सब करने की इजाज़त नहीं देगा, तब तक आप अपनी भी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे और बाकी जो आपके साथ के लोग हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, जो परिचित हैं या फिर जो लोग आपके साथ उठते बैठते हैं, आप उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अलबत्ता
जो जो ओमिक्रॉन का जो टर्न अराउंड टाइम है, जिसमें डबलिंग टाइम जो कहलाया जाता है, वो करीब 7 दिन से घट करके करीब 1.5 दिन का होता है। मतलब उतने समय में ओमिक्रॉन का एक लाइफ साइकिल 1.5 दिन में पूरा हो जाता है। इस वजह से जो चीजें समझिए आपको कोविड-19 या डेल्टा में, अगर आप समझिए एक एक कुछ लोगों को इन्फेक्ट करते, उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा आप लोगों को इन्फेक्ट करेंगे अगर आपको समझिए ओमिक्रॉन हो गया तो। तो इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आप जो साइंटिफिक एविडेंस है, उसको लेकर के आप अपनी बात ज़रूर कहिए, उसको बार-बार कहिए, मगर उसके बाद अगर लोग खुद नहीं चाहते हैं कि वो अपना परहेज़ करें, तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि और कुछ कानून या नियम को लेकर के कुछ और किया जा सकता है। उसमें फिर हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी को अगर नहीं निभाएँगे, तो जो चीज़ें हम लोगों ने सेकंड वेव में देखा है, वो हम लोग दोबारा देखने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव ने एक तो घर बैठे बैठे लोगों को डॉक्टर बना दिया है। अब आजकल अगर किसी को हल्का फुल्का सर्दी जुकाम भी होता है तो तुरंत सलाह आती है, अरे पैरासिटामोल खा लो, अरे एजिथ्रोमाइसिन ले लो 4 दिन तक, सब ठीक हो जाएगा, पैनिक मत करो, चुपचाप ठीक हो जाए। ये कितना खतरनाक है सर, बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा ले लेना। देखिए, ये तो ये ह्यूमन नेचर है। उसमें जब तक कि आपको वो तकलीफ, आपको जब तक ये न लगे कि अब ये बात मेरे हाथ से बाहर निकल रही है, तब तक आप खुद भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और अस्पताल भी नहीं जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी अफसोस करने वाली बात यह है कि अगर आप रुके रहें, जो सबसे शुरुआत का जो हिस्सा है, जो बीमारी का है, उसमें आपने इलाज कराया, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और उस समय में जो आपके ऑप्शंस हैं इलाज के, वो और ज़्यादा भी है। एक बार आपकी तबीयत ऐसी हो गई कि आपको, मतलब ईश्वर ना करे, समझिए सांस लेने में तकलीफ हो रही है या आपके हृदय में इन्फेक्शन का असर दिखाई पड़ रहा है, तब फिर आपको, आप ना चाह करके भी आपको अस्पताल में ही जाना पड़ेगा और अस्पताल में भी आपको वार्ड में या आईसीयू में या वेंटिलेटर पर, ये आपके हाथ में बात रह नहीं जाती है। तो ज़रूरी है कि ये आम लोग ये इसको पूरी तरीके से समझें कि ये नौबत आने से पहले आपको इलाज शुरू कर देना चाहिए और खुद से इलाज तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर जो इलाज आपके डॉक्टर ने दिया है, उससे आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको उन्हीं से फिर दोबारा कहना पड़ेगा कि मुझको आराम नहीं मिल रहा है, इसमें मुझे बताइए और क्या करने की ज़रूरत है, और जल्दी कीजिए और जल्दी कीजिए। इसमें ज़्यादा समय व्यर्थ करने में आपका कोई फ़ायदा नहीं है और खुद से इलाज नहीं करना चाहिए। ये दोनों बातें जो आपने अभी बताई और आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं भी बताना चाहता हूँ कि खुद से इलाज करने में जितना नुकसान है आपका, उतना शायद और किसी चीज़ में नहीं है, सिवाय इसके कि आप और देरी कर रहे हैं अपने इलाज को जल्दी से जल्दी शुरू करने में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम लोगों के सामने कई बार सिचुएशन ये आ जाती है ना कि हम बोलें तो बोलें क्या। अब कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि साहब कैसा है ओमिक्रॉन का, तो हमको ये कहना ही, सारी साइंटिफिक स्टडीज़ यही कहती हैं कि फिलहाल शुरुआती अध्ययनों में ओमिक्रॉन के लक्षण बहुत माइल्ड हैं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, कम है, ऑक्सीजन तक जाने की नौबत तो बहुत ही कम आ रही है, इसलिए पैनिक ना करें। अब लोग, प्रॉब्लम ये है ना सर, लोग को जैसे ही आप ये बोलो कि लक्षण कम है तो वो बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। फिर वो हल्का फुल्का उनको सर्दी जुकाम भी हुआ तो हाँ जी, मीडिया में तो दिखाया था कि सब ठीक है, लक्षण है, 2 दिन बुखार आएगा, सब ठीक हो जाएगा, और उस चक्कर में वो स्प्रेडर भी बन जाते हैं। तो अब तो भय रहा नहीं, और हम अब ये भी नहीं कह सकते कि लक्षण, तो ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, आप लोगों के सामने भी आ जाती होगी। तो एक अप्रोच क्या हो लोगों को सतर्क भी करने की और समझाने की भी और पैनिक भी ना करने की? बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, सारी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। इसमें आप पैनिक ना करें और आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से समझें। इसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि आपसे जो लोग बात कर रहे हैं, जिनको कोई भी लक्षण हो, उसमें कम से कम मैं अपने साथ के जो लोग मुझसे राय लेने आते हैं, मैं उनसे ज़रूर कहता हूँ कि आप मुझसे संपर्क में बने रहिए। आज, कल, परसों, 5 दिन, 10 दिन तक, आपके जब तक ये लक्षण खत्म नहीं हो जाते, तब तक आप मुझसे संपर्क में बने रहिए। आप संपर्क छोड़िएगा नहीं, और अगर आप किसी वजह से मुझसे बात नहीं कर पाते हैं, तो आप करीब के अस्पताल या करीब के डॉक्टर से आप ज़रूर अपनी बात
पूरी पूरी कीजिए। ये जहाँ संपर्क टूट जाता है वहीं पर सारी दिक्कतें शुरू होती हैं, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि एक बार आपको ये इत्मीनान हो गया कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, उसी समय सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि मैंने तो इस न्यूज़ चैनल में सुना था कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है। उसमें आप कहें चाहे जो भी, लेकिन जो उनके समझ में आता है वो यही है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मुझे बताया गया था। तो ये इसका बैलेंस ज़रूरी होता है, जिसमें ज़िम्मेदारी की बात आप समझें, पैनिक ना करें, लेकिन आप अपने डॉक्टर से राय लेना तब तक ना छोड़ें जब तक आपके सिम्पटम्स, आपके लक्षण पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाते। बिल्कुल, यानी कि आपको सबसे पहले जो आज की हमने चर्चा का सार भी रखा है कि पहले आप लक्षणों को पहचानें, उन्हें नज़रअंदाज ना करें। अगर लक्षण आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। भागने की भी ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बार डॉक्टर से संपर्क करने के बाद 4-5 दिन तक, जब तक आपको डॉक्टर एक मियाद देते हैं, उस दौरान आप डॉक्टर से संपर्क न तोड़ें, अपने से डॉक्टरी ना लें, अपने से कोई दवा ना लें, डॉक्टरी सलाह के अंतर्गत लें, पैनिक ना करें। और इसी तरह से हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कोरोना के, अब जैसा कहा जा रहा है कि ये आखिरी काल चल रहा है, तो इससे भी हम सब लोग पार हो जाएंगे, लेकिन जिम्मेदारी के साथ सतर्कता जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, आपका बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमारे शो पर आपने दर्शकों के लिए दी हैं। शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच महाराष्ट्र के एक गांव शिवनी ने मिसाल पेश की है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के शिवनी गांव में सभी लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर सब लोग तैयार थे वैक्सीन की डोज लेने के लिए। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे कदम उठाए गए, नेतृत्व की एक ऐसी मिसाल पेश की गई कि जिस वजह से ये पूरा का पूरा गांव 100% वैक्सीनेटेड हो चुका है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की लाखनी तहसील का शिवनी गांव, इस गांव की कुल आबादी है 1215। इनमें से 970 लोग वैक्सीनेशन के पात्र थे। इन सभी को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी है। इसी तरह शिवनी गांव पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो गया। हालांकि यह काम आसान नहीं था, क्योंकि कुछ लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते थे, तो कुछ लोग गांव से बाहर गए हुए थे। आरोग्य विभागाचे जे कर्मचारी आहेत ते आले होते। जिला अधिकारी और आरोग्य विभाग के लोग गांव में आए और कहा कि क्या 100% वैक्सीनेशन हो सकता है। मैंने हाँ कहा। उसके दूसरे दिन मैं और ग्राम सभा के लोग आरोग्य विभाग के कर्मचारियों के साथ पूरे गांव में घूमी और लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। उसके बाद कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया गया। सुरुवातीचा जो भर आमचा होता तो प्रामुख्याने प्रचार प्रसिद्धीचा होता। लोगों के मन में शंकाएं थी, जिसे ग्राम समितियों के जरिए दूर किया गया। सेकेंड डोज देने के दौरान हमने महिलाओं की खूब मदद ली। जो वृद्ध थे उन्हें घर जाकर वैक्सीनेट किया, और जो लोग बाहर काम के लिए गए थे, लौटने पर उनका भी वैक्सीनेशन किया गया। जिलाधिकारी संदीप कदम की कोशिशों से यह काम सफल हुआ। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, उनको समझा बुझाकर तैयार किया गया। जो लोग बुढ़ापे या बीमारी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं आ सकते थे, उनके घर जाकर वैक्सीन की डोज दी गई। इस तरह शिवनी गांव को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड गांव का दर्जा मिला है। भंडारा से प्रवीण तांडेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। कोई अगर कोविड संक्रमित हो गया है तो उसको डेल्टा है या फिर ओमिक्रॉन है, इसका पता लगाने का अब तक का जो तरीका है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह की जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय भी लगता है। लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाना थोड़ा आसान हो गया है। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने एक ऐसी किट को मंजूरी दे दी है जिसका इस्तेमाल ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किया जाएगा। इस खास किट को टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने तैयार किया है। इस किट का नाम है ओमी श्योर और इस किट को 30 दिसंबर को मंजूरी दे दी गई थी। मौजूदा समय में भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए जिस किट का इस्तेमाल किया जाता है उसे अमेरिका की कंपनी थर्मो फिशर ने बनाया है। पीएम मोदी आज मिशन नॉर्थ ईस्ट के तहत मणिपुर और त्रिपुरा पहुंचे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया, शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग सत्ता पाने के लिए मणिपुर को फिर से अस्थिर करना चाहते हैं। कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए
मणिपुर को फिर अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अशांति का खेल खेले। मुझे खुशी है कि मणिपुर के लोग इन्हें पहचान चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ को 7,255 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसमें 660 मेगावाट की बिजली यूनिट के उद्घाटन के साथ ही 9 पारेषण केंद्र सहित 113 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास शामिल है। वहीं जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यूपी में समाजवादी पार्टी के राज वाली पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। पिछली सरकारें क्या करती थी? बहुत महंगे दाम पर पावर परचेज एग्रीमेंट करती थी और उसके नाम पर उसका बोझा प्रदेश की जनता पर डालती थी, जिससे बिजली भी नहीं मिलती थी, लेकिन बड़े बड़े बिजली के बिल आ जाते थे, गरीब तबाह होता था, परेशान होता था। और अलीगढ़ से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए देवबंद पहुंचे थे। यहां उन्होंने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें आतंकवादियों को संरक्षण देती थी, मुकदमे वापस लेकर उन्हें मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया जाता था। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी, हमारी सरकार आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रही। पिछली सरकारों के द्वारा आग लगाई जाती थी और यह सरकार समृद्धि के लिए आग बुझाने का कार्य करके फायर टेंडर की स्थापना कर रही है। यूपी के बरेली में कांग्रेस की तरफ से आयोजित मैराथन में भगदड़ मचने से कई बच्चियों को चोट लगने की बात सामने आई है। कांग्रेस के इस मैराथन में हजारों की संख्या में महिलाएं और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन का आयोजन मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के तहत किया गया। लड़की हूं लड़ सकती हूं। यूपी में कांग्रेस इस अभियान के तहत जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत बरेली में मैराथन का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिन लड़कियों के लिए लड़ने की बात कर रही है, उनका इस मैराथन में क्या हाल हुआ, जरा देखिए। मैराथन में अचानक भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से लड़कियां एक दूसरे के ऊपर गिरने लगी। इस दौरान कई छात्राएं दब गईं। बच्चियों के जूते चप्पल भी सड़क पर बिखर गए। पहले कोशिश रेस जीतने की थी, लेकिन भगदड़ के बाद सब जान बचाने की कोशिश में लग गए। अब तक लड़कियों का हाल यह हो गया था कि जीत का सेहरा अपने सिर पर सजाने की सोच वो छोड़ चुकी थी और अपने साथियों की मदद में जुट गई। हर तरफ चीख पुकार मची थी। बताया जा रहा है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से अव्यवस्था फैलती गई, जिसमें कई छात्राओं को चोट भी आई है। हम लोग आ रहे थे, पीछे से धक्का लगा, पहले आगे के लिए गिरे थे गेट पे, फिर यहाँ पे गिर पड़े हैं। चोट लग गई है, कम से कम 150 लड़की गिरी है। हालांकि हादसे पर दुख जताने की बजाय कांग्रेस नेता सुप्रिया एरन ने बेतुका बयान दे दिया। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियाँ हैं, ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो। अब सवाल यह है कि अब तक कोरोना विस्फोट के लिए कांग्रेस मोदी और योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। ऐसे में कांग्रेस ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकती है? कोरोना के कोहराम का डर फिर से लोगों को सता रहा है, तो ऐसे में मैराथन का आयोजन और उसमें इतनी भीड़ जुटाना कितना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आइए अब थोड़ा मौसम का मिजाज भी जान लेते हैं। इन दिनों हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में कई जगह तापमान -10 डिग्री से नीचे चला गया है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी हो रही है। दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जा रही है, नजारा सिर्फ एक है, रंग सिर्फ एक है। ठंड पारे को 0 से लगातार लुढ़का रही है। पुंछ जिले में पिछले 2 दिनों से तहसील मंडी के इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते कई सड़कें बंद हो गई थी। सड़कें तो बंद, लेकिन जरा इस नजारे को देखिए, मानो घाटी का रंग सफेद हो चुका है और पहाड़ों की चोटियों से लेकर मैदानों तक हर तरफ सिर्फ बर्फ है। घाटी में श्रीनगर समेत कई इलाकों में आज सुबह से बर्फ की बरसात हो रही है, जिसके बाद श्रीनगर में कड़ाके की ठंड है। मौसम की इस बर्फबारी ने श्रीनगर की काया पलट दी है। हर जगह सिर्फ एक ही रंग दिखाई दे रहा है। सड़कें हो या घरों की छत, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। हालात ये हैं कि लोगों ने घरों से निकलना कम कर दिया है। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर 6 इंच तक बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। अनंतनाग पर बर्फ का कब्जा है। दूर तक देखें तो गाड़ियां भी बर्फ की चादर ओढ़े ठहरी हुई हैं। रास्ते बंद है, बर्फ गिर गिर कर मोटी परत बनाती जा रही है। इन सड़कों को देखें, घुटने भर से ज्यादा बर्फ है यहाँ। बांदीपुरा और गुरेज में भी बर्फबारी हो रही है। शोपिया में बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन मुश्किल ये है कि जिस तेजी से बर्फ हटाई जाती है, उसी तेजी से सड़क फिर बर्फ से ढक जाती है। भला आसमान पर कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? कुदरत पर भला किसी का जोर कैसे चल सकता है? कुल जमा हाल ये है कि जब तक मौसम अपना मूड नहीं बदलता, इसी तरह से रहना है, ठंड से ठिठुरना है। 2022 की शुरुआत के साथ ही लगातार कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही बर्फबारी की तस्वीरें आ रही हैं। हर रात कड़ाके की ठंड और हर सुबह सर्दी पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार पड़ती बर्फ के बीच इन इलाकों में तो जनवरी सचमुच जम गई है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। बाजार में तेजी का दौर जारी है। नए साल में लगातार दूसरे दिन बाजार तेजी के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 160 अंक ऊपर 59,343 पर खुला था। दिन में इसने 59,937 का ऊपरी स्तर बनाया। इसी तरह निफ्टी 17,681 पर खुला और दिन में इसने 17,826 का ऊपरी स्तर बनाया। जो निफ्टी बैंक है वहां पर लगातार चौथे दिन तेजी रही और ये 425 अंक चढ़कर 36,800 के ऊपर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 673 अंक चढ़कर 59,856 पर बंद हुआ। निफ्टी में 180 अंक चढ़कर 17,805 पर बंद हुआ। और इस वक्त मार्केट की चाल को और बारीकी से समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, लगातार 2 दिन से शानदार तेजी जारी है, कल भी क्या ये सिलसिला जारी रहेगा सर? बिल्कुल। देखिए, मुझे लग रहा है कि 2022 की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। पहली बात तो मार्केट में मैं समझता हूँ कि एफआई की जो बाइंग है बहुत समय से जो नेगेटिव थी वो पिछले 2 दिन से काफ़ी पॉजिटिव है। अनुमान है कि जब तक यूएस के ग्लोबल मार्केट्स अच्छे पॉजिटिव रहेंगे, हमको लग रहा है कि ग्लोबल फैक्टर्स जब तक ऊपर रहेंगे तब तक इंडियन मार्केट से भी आपको अच्छा तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो, ये सारे जो सेक्टर्स है जहाँ पे हमको लग रहा है कि काफी पॉजिटिव टेलविंड्स दिख रहे हैं, वहाँ पे शायद आने वाले 1 या 2 दिन में और भी तेजी देखने को मिलेगी। तो जैसे आज बाजार में पिछले लास्ट 1 आवर में अच्छी बाइंग आपको देखने को मिली है, वैसे ही शायद शुरुआत आपको कल के सत्र में देखने को मिलेगी और होपफुली हमको लग रहा है कि मार्केट्स कहीं ना कहीं 18,000 की तरफ मुड़ रहे हैं। शुक्रिया अविनाश जी इस तमाम जानकारी के लिए।